तो Hmm. ट्रॉमा एग्जैक्टली क्या है? The trauma is not what happened to you. Trauma is what happened inside of you. सेंसिटिविटी क्या हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स? So highly sensitive people are generally the people who feel things very deeply. सब sensitive होते हैं, सब में emotions होते हैं. आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ही देख लो, उनको देखकर लोग अपनी लाइफ को काफी उनकी तरह बनाना चाहते हैं। I think social media is definitely a two-sided sword because we think we are in our control, but we are not. आपसे बात करके एक मुझे मूवी भी ध्यान आई, आलिया भट्ट की मूवी थी डियर जिंदगी। I think a good story can really inspire audience to see world in a very different way. इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी क्या वो टैबू ही है कि यार ये तो सिर्फ मूड स्विंग्स हैं? तुम ज्यादा सोच रहे हो, इसमें क्या, दिमाग का थोड़ी ना कोई डॉक्टर होता है. अरे तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो शायद तुम पागल हो. बदलाव आया है, बट वो बदलाव आई थिंक इतना छोटा है. हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच, इमोशंस और डिसीजन हमारी लाइफ को किस तरह से शेप करती हैं? आज हमारे साथ एक ऐसी ही एक्सपर्ट मौजूद है जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक गाइड भी हैं जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और अपनी लाइफ चैलेंजेस से निकालने में मदद करेंगी। सो लेट्स वेलकम सिमरन चंदवानी जी। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. हाउ आर यू फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ कमाल जिंदगी? Amazing. It's very positive here. The energy is super high, and I'm so excited to speak to you. सेम हियर। मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने साइकोलॉजी में आने का कब से सोचा? आपकी जर्नी क्या थी? और आपने ये सोचा कि आप इसमें आएँगी तो और ग्रो कर पाएँगी क्या? Actually, I'll be honest. मेरा प्लान, आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, सो मैंने डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई करा था. सो व्हाट हैपेंड वाज आई डिडंट नो व्हाट आई वांट टू डू, बट आई न्यू व्हाट आई डोंट वांट टू डू. ओके। So when I got admission in the dental college, I told my dad, I'm sure I don't want to look into people's mouth my whole life. I want to do maybe something else. So I fell upon psychology. But I think I truly got inspired to follow psychology जब मुझे अपने बारे में पता लगने लगा. कि तुम्हें पता लगने लगता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो और तुम्हारा माइंड और बॉडी ऐसे क्यों फंक्शन करता है. यू गेट वेरी एम्पावर्ड. तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट के बारे में मैं और जानना चाहती हूँ और मैं लोगों को और मदद करना चाहती हूँ. बिकॉज आई डोंट थिंक हमारी सोसाइटी ऐसा कुछ क्रिएट करती है जो हमें मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रखने में फोकस करता है. बिकॉज सोसाइटी ओनली फोकसेस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और हम जो हमारी इनर नीड्स हैं उसे हम कभी देख नहीं पाते. तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तो मैं अपने इनर नीड्स को समझ पाई, एंड आई थिंक आई फेल्ट more whole focusing on my emotions than just focusing on productivity कि अगर इतना पैसा या इतनी जॉब मिल जाए तो मेरी वर्थ डिसाइड होगी. बट इट्स मोर डीपर देन दैट. ऐसा कई बार मैंने देखा है कि एक दो लोग हैं, एक ही सिचुएशन है, बट वो एक ही सिचुएशन को दो अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी कपल का ब्रेकअप हो गया है, तो हम्म. एक बंदा है वो मूव ऑन कर गया है, लेकिन एक जो है वो अभी भी डिप्रेशन वाली फेज में है। तो वो क्या पर्सनैलिटी का फ़र्क होता है या इसका कुछ और भी रीज़न होता है? तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स है. एक तो रिलेशनशिप है. तो रिलेशनशिप में सेपरेशन काफ़ी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ पर्सनैलिटी मैच नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है. एंड एक टॉपिक है डिप्रेशन. डिप्रेशन कैन अराइव फॉर वेरियस रीजंस, एंड कई लोग दे हैव अ हेल्दी पर्सनैलिटी एंड अ हेल्दी वे ऑफ डीलिंग विद इमोशन, एंड कई लोगों का सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है कि अपने आप को नम कर देना, अपने इमोशंस को ज़्यादा बोलना नहीं. क्योंकि शायद बचपन से सिखाया गया है कि ज़्यादा लाउड मत हो, ज़्यादा रो मत, ज़्यादा गुस्सा मत करो, लोग क्या सोचेंगे. स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ रोते नहीं है, गर्ल्स गुस्सा नहीं करती. तो कहीं न कहीं डिप्रेशन आता है लैक ऑफ कनेक्शन विद योर इमोशंस. तो यू बिकम सो डिटैच्ड विद हाउ यू आर फीलिंग कि जब कोई मेजर लाइफ सर्कमस्टेंस आ गया कि ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा जॉब लॉस हो गया, दैट सडनली देयर इज अ सर्ज ऑफ डाउनफॉल. क्योंकि you are never in touch with your sadness or anger, and suddenly you have to deal with it. The first response will be, let's disconnect. I can't deal with so heavy emotions. The opposite of depression is connection with yourself and your emotions. आपने मेंटल हेल्थ के बारे में अभी बताया, लेकिन लोगों को अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। तो एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ क्या होती है वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं। सो मेंटल हेल्थ कंप्राइज करती है हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग.
कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, हम वर्क स्पेस पे कैसा बिहेव करते हैं और हम रिलेशनशिप मैनेज कैसे करते हैं। जनरली इफ वी आर डीलिंग इट इन अ गुड बैलेंस्ड वे, मीन्स हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है। बट इफ वी आर हैविंग बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करना या बहुत ही बर्डन लेना सब चीज़ें का, देन वी नीड टू लुक इनटू इट कि व्हाट वी आर फीलिंग एंड how we are identifying with our emotions that can help us process our emotions better. बहुत सारे लोग फिजिकल हेल्थ पे तो अपना बहुत ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में लोग इतनी बात नहीं करते हैं। तो इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी क्या वो टैबू ही है कि यार ये तो सिर्फ मूड स्विंग्स हैं, तुम इस पे कंट्रोल कर लोगी, क्या मेंटल हेल्थ कोई वर्ड नहीं होता है? तो इंडिया में क्या अभी भी वही चीज चल रही है? इसको लेकर कुछ बदलाव आया है? आई थिंक बदलाव आया है, बट वो बदलाव आई थिंक इतना छोटा है कि द टैबूज एंड द वॉइसेस कि अरे तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो शायद तुम पागल हो, हम्म। तुम ज्यादा सोच रहे हो, इसमें क्या दिमाग का थोड़ी ना कोई डॉक्टर होता है। तो वही जैसे मैंने बोला कि फिजिकल हेल्थ में एवरीथिंग इज टैंजिबल एंड एवरीथिंग इज मेजरेबल, कि ठीक है नी पे लग गई तो नी सर्जरी करा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। बट कोई ये नहीं देखता कि हम जब ब्रेकअप से जा रहे हैं, जॉब शिफ्ट से जा रहे हैं, तो अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे देखने के लिए भी अगर हम प्रोफेशनल हेल्प लें और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो जिससे हम कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएं, तो हम वो क्यों नहीं लेना चाहते। सो टैबूज हैं। आई थिंक माई फर्स्ट डिफरेंस इन पीपल जिस तरह मुझसे रिएक्ट कर रहे थे वो कोविड में था, क्योंकि कोविड में प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस इतना हाई था कि सडनली पीपल स्टार्टेड इंटेरोगेटिंग कि अच्छा कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा तो कुछ डिफरेंट होगा मेरे साथ, और मैं अपने इमोशनल डेप्थ शेयर करूं या एक्सेप्ट करूं तो थिंग्स विल बिकम बेटर। तो दैट कंपैशनेट इंक्वायरी, दैट एबिलिटी टू सी योर इमोशंस, आई थिंक थोड़ा एक्सेप्टेंस कोविड में आया। बट आई थिंक अभी भी इंडिया काफ़ी दूर है टू एक्सेप्ट मेंटल हेल्थ एज एन इशू, क्योंकि इन ऑल माई सेशंस डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियलिटी इज नंबर वन। या। बट आई हैव सीन कि जो लोग हु आर ओके कि आप बोल सकते हो हम सेशन में आ रहे हैं हम्म। या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो 3 लोग और इंस्पायर होके मेंटल हेल्थ थेरेपी के लिए जाते हैं एंड हम्म। उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। और जब हम छुपा छुपा के रखते हैं तो जनरली उन्हें लगता है कि वो भी कुछ गलत कर रहे हैं और हम्म। सोसाइटी भी एक जजमेंट फॉर्म कर लेती है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या तुम कैसा फील कर रहे हो, हम हुँ। उनसे उतनी खुल के बात नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो शायद हम वो सारी प्रॉब्लम्स बताने में कंफर्टेबल भी फील करेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि दैट पर्सन इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू अस। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये है कि वो बिना किसी जजमेंट के हमारी बातें सुनेगा भी और समझ भी लेगा। तो आई गेस ये भी एक चीज है, अच्छी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू अ साइकेट्रिस्ट टू गेट दैट सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। येस, यू आर राइट कि हम जब एक प्रोफ़ेशनल के पास जाते हैं तो एक अनबायस्ड ओपिनियन हमें मिलता है और एक सेफ स्पेस मिलती है हमारे इमोशन एक्सप्रेस करने को। क्योंकि जनरली हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता कि कब हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज एक्सप्रेस करें, कहाँ एक्सप्रेस करें, क्योंकि काफ़ी टाइम पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ की जितना एक प्रोफेशनल को हो सकती है। एग्जैक्टली। तो उन्हें भी नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि वो कंपैशनेटली उस इमोशन को कैसे हैंडल करे, कि वो ट्रिगर कहाँ से आ रहा है और वो क्यों हो रहा है। इवन व्हेन एवरीवन्स इंटेंशन इज गुड एंड इनफ, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम होती है कि हाँ, कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से उदास है, वो जो चीज़ें एन्जॉय कर रहा था, जिससे एक्साइटेड हो रहा था, उससे एक्साइटमेंट बंद हो गया है, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है अरे! ये क्यों, एक फ़ेज़ है लाइफ़ का कि ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक हो जाएगा। बट हम कभी भी उससे बात नहीं करते, कभी भी इंटेरोगेट नहीं करते, नॉट बिकॉज़ हमारा इल विल है या इंटेंशन खराब है, बट बिकॉज़ हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतना पढ़ते नहीं हैं, इतना सुनते नहीं हैं। तो आई थिंक अ प्रोफेशनल विल गाइड यू नॉट जस्ट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस वेल, but express it in a safe and compassionate place, क्योंकि it's very difficult to heal alone, so that human connection is required while you're healing, क्योंकि when we are working, no एग्जाम्स दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं या कोई भी चीज़ हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अकेले कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आइडिया क्रिएट हो गया है सोसाइटी में कि तुम्हारा वैल्यू हाई तभी होगा जब तुमने सब अकोमोडेट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया है। बट द होल आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी इज कि तुम्हारी वैल्यू विल बी सेम नो मैटर व्हाट, सो टू आइडेंटिफाई दैट वैल्यू यू नीड टू नो योरसेल्फ एंड थेरेपी हेल्प्स यू विद दैट। एक टर्म है मैम, ट्रॉमा। तो हम्म। ट्रॉमा एग्जैक्टली क्या है?
सो मेरे बहुत ही फेवरेट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गेबोर माटे हैं। तो वो सिंपल डेफिनेशन कहते हैं कि ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, ट्रॉमा इज़ व्हाट हैपेंड इनसाइड ऑफ यू इन रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंड टू यू। कि ट्रॉमा यही नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है, बट ट्रॉमा हुँ, वो है जो तुम्हारे अंदर हुआ है देख के, जो इट्स अ इंटरनल रिएक्शन टू आउटर सर्कमस्टेंसेस। और अब वो इतना डीप होता है कि वो तुम्हारे लाइफ के बिहेवियर को ऑल्टर करता जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक बच्चे को कोई टाइम पीरियड के लिए मम्मी ने छोड़ दिया और उसने हुँ, परसीव कर लिया कि मेरी मम्मी मुझे नहीं चाहती, तो वो एक अबैंडनमेंट इशू क्रिएट हुँ, करता है। और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और एडल्ट लाइफ में एक जनरल कन्वर्सेशन ने ग्रुप में उन्हें अकेला छोड़ दिया या कहीं से रिजेक्ट हो गया, हुँ, तो वो सेम रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। हुँ, तो वो आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रॉमा पास्ट में था और अब नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कंटिन्यूस थॉट्स एंड हुँ, एक्शंस। तो वो कंटिन्यूस थॉट्स जो बचपन से चल रहे हैं, उन्हें कभी ब्रेक मिला ही नहीं, इमोशंस को कभी एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं। हुँ। तो वो ट्रॉमा इसलिए हमारे बिहेवियर को अब तक ट्रिगर कर रहा है। शायद इसीलिए लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में भी आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं। मतलब कोई भी वर्क लाइफ हो आपका या रिलेशनशिप स्टेटस हो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लोग डिप्रेस हो जाते हैं जल्दी से, छोटी चीज़ को लेके एंजाइटी भी फील करने लगते हैं। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके क्या कुछ गलतफ़हमी है लोगों के मन में या फिर वो इस चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? आई थिंक डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी हुआ करती थी, अभी भी होती है। अभी ऐसा हो गया है कि लोगों को वर्ड्स मिल गए हैं वो चीज़ें बताने हुँ, के लिए कि अच्छा मैं बहुत टाइम से दुखी हूँ। दो दोनों क्लिनिकल टर्म्स हैं, हम काफ़ी फ्रीली यूज़ करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सैडनेस और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ पैनिक्स एंड नर्वसनेस इज़ एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। हुँ, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज़ अवेयरनेस ज़्यादा है, तो रिलेटेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, अब है। हुँ, अब डेफ़िनेटली हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी स्पीड में जा रही है, इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है कि स्ट्रेसेस आर डेफिनेटली हायर देन अर्लियर। पहले एक सिंपल लाइफ होती थी, एक जॉइंट फैमिली होती थी, वी बिलीव्ड इन गॉड, तो एक रूटीन होता था स्पिरिचुअल। अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलाइज्ड सोसाइटी, तो एंग्जायटी और डिप्रेशन हल्का सा बढ़ गया है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट मेड अस फील सेफ और मेड अस फील होम। हुँ। डिप्रेशन और एंजाइटी को हम कोप अप कैसे कर सकते हैं? मतलब उस चीज़ से अगर कोई डिप्रेस्ड फ़ील कर हम्म। रहा है, तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकलें? ऐसी कोई टिप्स जो हैं वो आप देना चाहें? डेफिनेटली काफ़ी टिप्स है, बट ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि ये आइडेंटिफाई करना कि हम ये डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है और कब से आ रहा है। इज़ इट कि मैं बचपन से ही ऐसे डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहा हूँ, या अभी कुछ हुआ है कि मैं डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहा हूँ? तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन को डील करने के लिए जनरली द आउटवर्ड स्टेप्स आर कि डोंट क्लोज़ योरसेल्फ इन आइसोलेटेड प्लेसेस। अपने आप को अकेला मत रखो, बाहर निकलो, फर्स्ट गो इन सनलाइट। सेकंड, हमेशा कोई एक मोमेंट या ब्रेथ वर्क अपने लाइफ में रखो। आई थिंक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पैटर्न से कोरिलेटेड है। डिप्रेशन में हमारी सांस भारी होती है, हुँ, एंग्जाइटी में हमारी सांस बहुत शैलो होती है। तो ऑलवेज हैव अ योगा एक्सरसाइज और अ प्राणायाम या अ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक बहुत ही सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग होती है, जिसमें आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो डीपली। even that impacts the way we feel. Breathing exercise, and third is to consume information. हर टाइम पे कोई healthy information, podcast या reading कुछ consume करो, ताकि हमारे repetitive thought patterns break हो पाए। तो ये तीन चीज़ें definitely एक immediate impact हुँ, लाती हैं, हुँ, but in therapy we go deeper कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। हुँ, दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई थिंग्स, जो हम काफ़ी टाइम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं कि ये हुँ। कुछ नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व होती है द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस। आजकल बहुत लोग ओवरथिंकिंग का भी शिकार हो रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे ओवरथिंक करने लग हम्म। जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मैसेज किया है, इफ दैट पर्सन इज़ ऑनलाइन, उसका रिप्लाई नहीं आया है वहाँ से, तो ये चीज़ सोचने लग जाते हैं कि यार ये बंदा तो शायद किसी और से बात कर रहा है, इसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। और ऐसी ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। हम्म। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ओवरथिंकिंग होने लग जाती है। तो ये ओवरथिंकिंग को कैसे डील करें? और इतनी छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देने के बजाय हम और प्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान दें? आई थिंक ओवर थिंकिंग का कहीं ना कहीं
एक स्टेम अगर आपके एग्ज़ाम्पल को देखें, कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी होगी, और इनसिक्योरिटी को अगर और अंदर जाके देखें तो एक लैक होगा, और वो लैक कहीं न कहीं अपने अंदर ही है। तो टू इंक्वायर विदिन योरसेल्फ एंड कंपैशनेटली, क्योंकि हम है ना ऐसे इंडियन एटमॉस्फेयर में बहुत स्ट्रिक्टली बड़े हुए हैं कि कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली हमसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे? तो फिर वो क्या होता है, हमारी इंटरनल वॉइस भी एकदम नेगेटिव हो जाती है, अरे क्यों, इतना क्यों ज़्यादा सोच रहा है, अरे क्या, इसमें क्या तू रिएक्ट कर रहा है? तो अगर हम इंटरनली अपने आप को कंपैशनेटली पूछ रहे, अरे क्या हुआ, व्हाई एम आई रिएक्टिंग लाइक दिस, शायद उसे कहीं वो काम पे फंसा हो, what lack am I feeling right now? I want that attention to fulfill me. So these are the bigger questions we, it sounds very simple, but we never ask Yeah, ourselves. exactly. So those compassionate questioning is very important. What am I missing right now that I need social media, or I need excessive friends or partying to fulfill that? और alcohol, drug abuse भी इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है इन अटेम्प्ट टू मेक आवर लाइफ नॉर्मल, हमें लगता है अल्कोहल से हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, इससे नॉर्मल हो जाएगी, बट वी डोंट लुक वेयर वी नीड टू। जैसे आपने बोला कि हमें खुद से किसी क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि शायद वो बिजी होगा या कुछ, बट हम्म। वो पॉजिटिव क्वेश्चंस आने के बजाय हमें नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव हम्म। थॉट्स आने लग हम्म। जाते हैं कि नहीं, ये तो या तो मुझे चीट कर रहा है या फिर कुछ हम्म। ऐसा है। तो वो नेगेटिविटी को छोड़कर हमें पॉजिटिव थॉट्स को हमारे अंदर लाना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे करेक्ट, करेक्ट। और वो नेगेटिव टॉक भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो कब से आ रही है। शायद बचपन में कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन मिररिंग जो आवाज़ें हमारे आजू-बाजू है। तो हो। जिस तरह हमारे पेरेंट्स टॉक करते हैं हमसे, वो जनरली हमारा लाइफ में पूरा टाइम इनर टॉक बन जाता है। अगर पेरेंट कोई स्ट्रिक्ट हो गलती से, हम्म। इवन दो उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो, बट वो स्ट्रिक्ट आवाज़ पूरा टाइम, तो हाईली प्रोडक्टिव पीपल देखे होंगे या एक्सट्रीम हार्ड वर्कर्स देखे होंगे, तो उन्हें ऐसे लगता है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे टास्क, दे वोंट बी फाइन। बट मे बी इट्स द इनर मदर टॉकिंग कि नहीं, ये भी एक्सेस करो, इसमें भी एक्सेस करो। सो यू हम्म। डोंट नो वेयर द वॉइस इज कमिंग। अब जैसे किसी को नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है, तो वो क्या नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर उसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? आई डोंट थिंक नॉर्मल स्ट्रेस कुछ होता है, स्ट्रेस है तो अब नॉर्मल ही है, बट हाँ, एक टर्म है यू स्ट्रेस, और मतलब गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस, अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो आपको अलाउ करे टू नेविगेट हाउ मच वर्क टू डू एंड टू कीप यू ऑन योर टोज, दैट्स अ गुड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस विल बी कि इतना स्ट्रेस ले लो कि सब खत्म करके हम्म। आइसोलेट कर लो, बट टू आइडेंटिफाई अ ट्रॉमा, या आप पूछ रहे हो कि स्ट्रेस और ट्रॉमा में क्या डिफरेंस है। So if you are able to cope up with your daily stress, then it's fine. But if there is a very particular pattern कि आप कोई चीज़ करने वाले होते हो और कुछ मेजर होता है, और वो एक पैटर्न होता है ट्रॉमा का हम्म। जो लाइफ में रिपीट होता रहता है, जनरली वी होल्ड दैट पैटर्न टू अ पॉइंट जब तक हम ब्रेक नहीं हो जाते, जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता और एकदम फट नहीं जाते। हम्म। बट वो पैटर्न अगर आपको दिख रहा है लाइफ में कि ये चीज़ें होती है तो मैं गिव अप करता हूँ, ये चीज़ें होती है तो मैं एकदम गुस्सा हो जाता हूँ या फट जाता हूँ, या फिर एकदम से रिएक्ट करता हूँ पेरेंट्स पे या सोशल सर्कल पे, तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करो, और जनरली वो पैटर्न विल बी अ कोपिंग मैकेनिज्म टू डील विद समथिंग ट्रॉमेटिक इन द पास्ट। तो एवरी फॉर्म ऑफ अबनॉर्मल रिएक्शन इज जनरली अ कोपिंग मैकेनिज्म कि मुझे कोई अटैक कर रहा था और मैंने चिल्ला के अपने आप को बचाया, हम्म। अब हर टाइम मुझे कोई अटैक कर रहा है तो मुझे चिल्लाने की जरूरत हम्म। नहीं है। देर आर एनवायरमेंट्स विच आर सेफर, बट वो रिएक्शन को कैलकुलेट करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो पैटर्न से हमें पता चलेगा कि हमारे कहाँ ट्रॉमा डीप रूटेड है। मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा था कि आप हाईली सेंसिटिव लोगों के बारे में बात कर रही हैं, तो वो एग्जैक्टली वो लोग कौन होते हैं और ये सेंसिटिविटी क्या हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स? गुड क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज समटाइम्स आई रेजोनेट एज अ सेंसिटिव पर्सन, और जनरली लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये क्या है, सब सेंसिटिव होते हैं। सब हम्म। सेंसिटिव होते हैं, सब में इमोशंस होते हैं, बट जैसे हमारे फिजिकल ट्रेट्स अलग होते हैं, कई बार नॉर्मल थिंग्स, हाइट लंबी है, बाल अलग हैं, आई थिंक इमोशनल ट्रेट्स और इमोशनल बिहेवियर्स भी हमारे अलग अलग होते हैं। तो वहाँ से ये टर्म आता है हाईली सेंसिटिव पीपल, और इस पे बुक्स लिखी गई हैं। तो दे आर द पीपल, जनरली उनके एक कॉमन ट्रेट्स होंगे कि दे वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अलोन टाइम, हम्म। एंड दे फील बहुत थक जाते हैं अगर बहुत टाइम वो लोगों के अराउंड होते हैं।
because they can't process too many emotions together. So they take time, jab sadness ho, they want alone time to process it. And whenever they are overburdened with tasks, they don't know how to function. And kabhi kabhi it's more common in females because we take time to process our emotions. But there are different females also. Few are very on the toes and few are like they like to be with themselves. एंड वो लोग अगर हर चीज़ थोड़ा धीरे करें और थोड़ा आराम से करें, then they are able to do it better. If they do lot of things together, they get too excited with things. So highly sensitive people are generally the people who feel things very deeply. Sometimes they also feel that they are very odd one out from others. क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ही बहुत पेन फील हो रहा है, उन्हें ही बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है। आई डोंट थिंक इट्स अ वीकनेस लाइक यू आस्क्ड, आई थिंक इट्स डेफिनिटली अ स्ट्रेंथ। आई फील अ ट्री और सैपलिंग में यही फ़र्क होता है कि सैपलिंग इज़ सॉफ्ट, so it is able to mold and shape itself and grow because it turns and bends anytime it wants. But the tree is rigid. So when you become rigid, it becomes difficult to grow. So sensitivity and vulnerability are two cornerstones of mental health. मतलब तुम थेरेपी सेशन में आओगे द फर्स्ट थिंग आई आस्क यू टू बी इज फील योर इमोशंस एज दे आर. Don't cover your sadness with happiness, anger with peace, like world tells you to do. Anger is anger, sadness is sadness, happiness is happiness. We have a richer life not because we are happy, but because we have so many emotions and ranges to feel. That's what makes a life richer. And अगर एक ही emotion होगा तो बहुत ही flat life होगा. So sensitivity is definitely a strength. And if you want to make it more balanced in this world, so you can get into arts, you can get into painting, writing to emote better, because all the time we don't have a space to express ourselves. So art helps highly sensitive people to emote themselves in a very organic and a safe way. तो अगर मैं आपसे पूछूं एक नॉर्मल लाइफ में इफ अ पर्सन वांट्स टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ सो व्हाट स्टेप्स एंड टेक्निक शुड दे फॉलो इन देयर डेली रूटीन लाइफ? This is again my favorite question, and इसके बहुत सारे tips है, but my top 3 tips, hands down, I journal every day since COVID, since past 2 years, because journaling, because there's so many thoughts in the days, few which we are aware of, few which we are not aware of. किसी ने हमारे पाँव पे कॉफी गिरा दिया and we got irritated, but suddenly we had to go to our boss's office and act all normal. So, these all things are received by our brain. If we remember it or not, that's not the thing, but it's been imprinted by our brain. So, when we journal, we allow these little moments of the day to be processed. And we don't even know, अरे हमने ये भी सोचा था, अरे ये भी हुआ था, अरे I'm grateful कि, that person came and gifted me something without me asking. So these all things, when we journal, are processed way more better. And the second thing is breath work, because I think breath and mental health are extremely correlated. And when we control our breath, we are more in control of our emotions. I think sadness and happiness has a lot to, when you breathe more freely, suddenly the level of dopamine increases in your body. तो योगा के बाद है ना suddenly आपको बहुत ही pleasant और बहुत ही happy feel होता है. One, because you're moving, and second, because there's a lot of oxygen in your body. So breathing exercises, journaling, and third is I follow it. It's meditation. We can agree to disagree, because meditation can also occur in a lot of your favorite hobbies. If you're an artist, you might be in a good zone to paint. If you're a dancer, you would enjoy your movement classes. But meditation to me is spending some time in silence, giving yourself 20 minutes in the beginning of the day or in the end of the day to just be with yourself, preferably without thoughts, but just finding your own center. When I think your mind and body and soul is aligned, I think that is meditation to me. And I think that is very important for me. मुझे इसमें सबसे अच्छा पॉइंट आपका जर्नल का लगा कि यू Hmm. हैव टू यू कैन मेंटेन अ जर्नल बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सारी चीजें किसी से नहीं बोल पाते हैं और कभी Hmm. कभी हम इतने चिड़चिड़े रहते हैं कि अगर हम उसको लिख लेंगे तो Hmm. शायद हम बेटर भी फील करेंगे। माई सिस्टर ऑलवेज मेंटेन्स अ जर्नल और वो मुझे भी बोलती है कि तू भी Hmm. बना क्योंकि तू भी काम कर रही है और फिर कभी ऐसी चीजें होती होंगी Hmm. कि जो तू हमसे नहीं शेयर कर पाती Hmm. होगी तो फिर ऐसा है कि शायद एक जर्नल मेंटेन करना Hmm. आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। डेफिनेटली, आई मीन जो प्रैक्टिस कर रहा है उनसे पूछो.
क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इजी टू एडवोकेट विदाउट डूइंग इट, बट व्हेन यू डू इट बहुत ही डिफरेंस आ जाता है, बहुत ही ईज आ जाता है पर्सनालिटी में। सेल्फ केयर के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आजकल ऐसा भी है कि लोग अपने ऊपर ध्यान ना देते हुए आजकल दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये क्या हुँ, बोल रहा है, हुँ, अगर इसने ये चीज़ बोली तो शायद यही मेरे लिए सही है। बट हुँ, ये चीज़ नहीं होती। आपको सेल्फ प्रायोरिटी भी देना चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज़ पहले करें, देन चीज़ें सोचें कि दूसरा क्या बोल रहा है। तो हुँ। सेल्फ केयर टिप्स आप कुछ देना चाहें? मतलब मेडिटेशन, जर्नलिंग आर ऑल सेल्फ केयर टिप्स आल्सो, बट हाँ, रादर देन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय कि वो लोग ये कर रहे हैं, हुँ, तो वो खुश रह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू लिव लाइफ, क्योंकि हम लोग इतने अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन्ड हैं, तो हुँ, हमारा सेल्फ केयर भी अलग-अलग हो सकता है। एंड आई फील अ लॉट ऑफ कई लोग मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं करते। तो आई ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाट डू दे एन्जॉय द मोस्ट। हुँ, या तो इफ दे हैव टर्न्ड 30-35, वी गो बैक 10-15 इयर्स कि आप फ्री टाइम में क्या करते थे? मे बी यू प्लेड अ स्पोर्ट, मे बी यू डिड ड्राइंग, मे बी यू पेंटेड। एंड ओवर द टाइम जब आप बड़े होने लगे, आपको लगा अरे क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, हुँ, हम वो करते हैं, ये करते हैं। बट आई रियलाइज़ जो चीज़ें आप वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं आर एक्चुअली the best way to spend your time, because that will get you back to yourself. So that realigns you to yourself. And again, I'll come back, I think 3-4 बार मैंने repeat कर दिया that society is not designed in an ideal way that will support our mental health. तो हमें खुद वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे to support ourselves, because society is designed in a very competitive way. So we'll always be struggling for a better life, even when we have the best life. But it will not be directly proportionate to how you're feeling. Winning the best trophy, having 100 CR won't be directly proportionate कि मेरा mental health कितना अच्छा है. So we have to take steps to take care of our mental health. वेल एक्चुअली इन टुडेज लाइफ एवरीबॉडी इज रिलाइंग ऑन सोशल मीडिया। आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ही देख लो, उनको देखकर लोग अपनी लाइफ को काफी उनकी तरह बनाना चाहते हैं। अब अगर कोई स्लिम है और अगर सामने कोई देख रहा है दैट पर्सन इज फैट, Hmm. तो वो चाहता है कि यार मैं भी इसकी तरह स्लिम बन जाऊं। तो Hmm. ये कई बार पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट करता है और कई बार नेगेटिव वे में Hmm. भी अफेक्ट करता है। तो इस बात को लेके आपका क्या कहना है? I think social media is definitely a two-sided sword. बहुत कुछ है, यू आर राइट कि पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं, उससे हमें सीखना चाहिए, बट नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं। एंड जनरली इफ वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, और सोशल मीडिया में कोई सेल्फ डिसिप्लिन है नहीं, कभी भी कुछ भी पॉप आउट हो जाता है, एंड इट इज हाईली फिल्टर्ड एंड हाईली एडिटेड। तो कोई सेलिब्रिटी की फोटो देख ली, दे आर स्पॉटलेस, they have a hair in certain way and their body ratios are in certain way, so there are so many girls who have body image issues just because उनकी कोई favorite celebrity कोई एक तरह से दिख रही होगी, and there might be so many people who might be conscious of their own lifestyle, क्योंकि वहां पे तो उनके पास they have a big bungalow, they are traveling every month, they are traveling, so consciously we know कि वो बेस्ट चीजें दिखा रहे हैं, कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल पिक्चर्स डालेंगे, बट वी नेवर कैलकुलेट कि अनकॉन्शियसली ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन पे। लाइक आवर माइंड इज सो सेंसिटिव कि मैं आपको बोल दूं कि आज है ना येलो कार्स मत देखना पूरा दिन, पूरा दिन आप येलो कार्स देखते रहेंगे। तो जस्ट इमेजिन सोशल मीडिया आप एवरी डे कंज्यूम कर रहे हो और एवरी डे अपने आप में एक हैबिट डाल रहे हो कंपेयर करने की, अल्टीमेटली योर होल लाइफ विल बिकम अबाउट आई विल बी ओनली हैप्पी अगर मेरी लाइफ मेरे लोगों के अराउंड जैसी हो, विच इज हाईली इम्पॉसिबल. So, to regulate your social media time, to regulate whom you follow on social media, and to watch yourself कि क्या consume कर रहे हो is very important. Because we think we are in our control, but we are not. We are, even when we talk, वो चीज़ें सीधा phone पे आ जाती है. So that is the kind of highly intelligent and highly technology oriented society we are living in. So how do we draw that boundary of using technology? Of course, we don't want to be behind, but not being used by the technology. Like, it shouldn't be the opposite way. और कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि सोशल लाइफ और एक रियल लाइफ में डिफरेंस भी होता है। बहुत Hmm. सारी चीज़ें आप सिर्फ सोशली देख रहे हैं, वही चीज़ सही नहीं होती है, उनके पीछे भी उनकी रियल Hmm. लाइफ भी होती है कि इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पूरे टाइम डाइट पे ही हैं, दे आर ऑल्सो Hmm. हैविंग चीट मील्स एंड समथिंग Hmm. लाइक दैट।
तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह सोशली डिपेंडेंट हो जाओ, आपकी भी एक अपनी रियल लाइफ है, तो यू हैव टू फॉलो दैट आल्सो। Correct, absolutely. Yeah, we shouldn't deprive ourselves of information. ऊपर ऊपर चीज़ों में नहीं जाना चाहिए. अगर if you are really influenced by somebody, do your research, do your homework, and then follow something. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डाउट देमसेल्व्स, अपने डिसीजंस पे ही उनको भरोसा नहीं हो पाता है, तो क्या ये लो सेल्फ एस्टीम है या फिर इसकी और कोई वजह भी हो सकती है? Generally, again, we'll go back to the point कि low self-esteem आ कहाँ से रहा है. So it will generally come from a space of lack. Generally, it comes from childhood when we are again trained that our worth will be accomplished when we accomplish something. It's very important for people who doubt themselves to develop a self compassionate side by asking themselves questions which are right and not कि क्यों नहीं कर रहा है तू, इतना भी नहीं होता तुझसे. So you'll realize their self talk is extremely negative, and when you change the self talk and when you are in presence of a therapist or a professional, they'll start looking deeper in the childhood issues. And when we identify that our value is not based on what we accomplish, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम तभी हो सकती है जब आपको लगता है कि ये रेस जीतूंगा तो ही कुछ अचीव होगा. बट अगर ये आपके लिए दूसरी रेस है कि बस रेस भागना है, अब अगला चैलेंज हम कल देखेंगे, तो आप जब तक उसका स्टेक इतना बढ़ाओगे नहीं तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी वैल्यू पहले डिसाइड करें एंड वी बिल्ड दैट सेल्फ कंपैशन एंड देन वी टेक चॉइसेस इन नॉर्मल लाइफ कि क्या अचीव करना है, नॉट द अदर वे अराउंड. वी मेक द चॉइस एंड देन डिसाइड कि ओ एम आई फुलफिल्ड नाउ. कई लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं और ऐसा है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज फियर रहता है कि हम किसी नए लोगों से अगर मिलेंगे तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे या कैसे बात करूं। तो उस दौरान एक तुरंत रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या वो चीज़ करनी चाहिए कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम थोड़ा रिलैक्स फील करें ताकि एंजाइटी हमें ना हो? So, according to a lot of people and psychiatrists, they say कि the part of our brain that controls nervousness is also the part of the brain that controls excitement. तो जनरली जो चीज़ें हमें नर्वस करती है वो चीज़ें वही होती है जो हमें करनी होती है. तो sometimes by talking to ourselves and saying that I am excited about this and reminding ourselves कि public speaking के बारे में what all we enjoy. It can be simple things like when I'm talking, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं and it excites me. I'm connected to 100 people at one time. So, reminding yourself what excited you at first place. And second things, definitely relaxation exercises like tensing your body and relaxing it. It's an immediate relaxation. And body is more relaxed after it's tensed. So it is also a different kind of a dynamic. So you tense it completely and then you relax it completely. It releases the unnecessary tension in your body. And deep breathing, definitely. And being very prepared, rehearsing well, and if it's a public speaking event and if it's a other event, then what you can do is you can visualize the scenario in a positive way at least 2 3 times a day. Suppose next week you are about to attend XYZ function or event that is going to make you nervous, so you start visualizing it in a positive frame. क्योंकि नर्वसनेस क्या करेगा, आपको नेगेटिव साइड में लेके जाएगा. नाउ कॉन्शियसली मैनिपुलेटिंग योर माइंड टू परसीव अ पॉजिटिव सिनेरियो माइट पुट यू इन अ ईज कि हाँ ठीक है अब नॉर्मल होगा. अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहा हो या वो अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो उसे फॉलो करनी चाहिए ताकि वो उस पेनफुल पीरियड से निकल सके? फर्स्ट टेक्निक इज की थेरेपी. क्योंकि दिस वन लाइन कि वो इतना पेन में है पास्ट के, इट विल कैरी अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. दैट कन्वर्सेशन इज वेरी, द ऑनेस्ट कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ कि ऑनेस्टली मुझे हो क्या रहा है, ऑनेस्टली ये चीजें आ कहाँ से रही है. अगेन फैमिलीज आर वेरी गुड एट शोइंग अवे, अरे क्यों सोच रहा है, अरे क्यों. तो यू हैव शुश्ड योर सेल्फ सो मेनी टाइम्स कि आप अपनी आवाज सुनने को रेडी नहीं. तो पहले तो द विलिंगनेस टू चेंज. आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क क्लाइंट दैट आर यू रेडी टू हील. इफ नॉट देन आई कांट हेल्प. बट इफ दे आर रेडी देन डेफिनेटली वी कैन बी ऑनेस्ट फर्स्ट टू आवरसेल्व्स कि हमें क्या फील हो रहा है, हमें क्या तंग कर रहा है लाइफ में और हमें कहाँ जाना है. दैट ऑनेस्टी विल अलाउ यू टू एटलीस्ट एक्सेप्ट वेयर यू आर.
और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे दैट वी आर इन अ डार्क स्पेस, वो एक्सेप्टेंस से रेडीनेस क्रिएट होगी कि ठीक है, अब हमें इससे पीछे तो नहीं जाना है, इससे आगे ही जाना है। तो अब आगे जाने के लिए हम क्या स्टेप्स लें? फर्स्ट इज honest communication, honest conversations about what you're feeling. Second is reconnecting to things you love 10 years back, 20 years back as a child. It's very important to reconnect to things you love. And if you feel you don't love anything, then you have been conditioned from society to be the way you are. Identify कि ऐसा क्या हुआ है कि I've stopped doing everything I love. So that honest conversation with yourself is the way out. आपने अभी थेरेपीज़ की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो थेरेपीज़ के लिए रेडी नहीं होते होंगे और या तो हम्म उनकी फैमिली की तरफ से होता होगा कि क्या थेरेपी लेना है तुमको, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो उन लोगों को फिर आप कैसे कन्विंस करती हैं कि नहीं दैट आपको थेरेपी की ज़रूरत है? आई थिंक ज़रूरत की बात नहीं है। आई थिंक मुझे भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 200% हील होता है। आई थिंक व्हाट आवर सोसाइटी लैक इज़ नॉट कि थेरेपी जाना है कि नहीं। व्हाट आवर सोसाइटी लैक इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर मेंटल हेल्थ कि हम इतने परेशान हो रहे हैं, इतने डूब रहे हैं, तो एक हाथ पकड़ ले जो हमें उठा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। तो वो बेसिक अवेयरनेस लैकिंग है। इट्स नॉट अबाउट कि इसे थेरेपी चाहिए या उसे थेरेपी चाहिए। एज अ सोसाइटी वी डोंट अंडरस्टैंड कि वी कैन कम आउट ऑफ सफरिंग इफ वी चूज आवर इमोशंस, इफ वी चूज आवर मेंटल हेल्थ एंड इफ वी चूज टू आस्क फॉर हेल्प। इट्स द bravest thing you can do is to ask for help. Anybody, therapist, people around, and tell them, confess to them, I'm depressed, I'm sad, and I need help. तो क्या मेंटल हेल्थ को लेके भी कुछ मिथ्स हैं? लोगों को क्या कुछ गलतफ़हमी रहती है या कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मेंटल हेल्थ को लेकर लोग सोचते हैं? काफी सारे मिथ है। आई मीन लॉट ऑफ मिथ। द सिंपल मिथ कि योर एक्सटेंडेड, लाइक पीपल हु आर नॉट ऑफ आवर जनरेशन, वो स्टिल मेंटल हेल्थ डॉक्टर को पागलों का डॉक्टर बोलते हुँ। हैं। तो दैट इज अ सिंपल थिंग दैट टेल्स यू कि हाउ मच वी लैग बिहाइंड। एंड ये भी मिथ है कि डिप्रेशन, मतलब कि जब डिप्रेशन होता है ना तो लोग तुम्हें ही ब्लेम करने लगते हैं, अरे तू पागल है क्या, इतना क्यों सोच रहा है। अब इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी अपने आप में फंसे हुए हो और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रीजन ही नहीं मिलता है, तो लोग पूछते हैं अरे तेरे पास कोई रीजन नहीं है, सब है, अच्छा ही, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा करियर है, तू क्यों सैड हो रहा है। तो वो तुम्हें ही ब्लेम करने लगते हैं। दे स्टार्ट मतलब ब्लेमिंग यू फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। तो हमें एक बेसिक एम्पैथी ही नहीं है कि हम किसी को क्या बोलें। द चॉइस ऑफ वर्ड्स आर ओनली ब्रोकन। अब एक ब्रोकन इंसान को व्हेन यू ब्लेम मोर दे, सो आई थिंक वी कैन जस्ट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि सब दुखी हो सकते हैं यार, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, सबके लाइफ में ट्रॉमा हो सकता है, बट yeah, and we don't blame them. We try to inquire them, and if we don't have resources, we go away from it. We are not doctors, we are not healers, so we can step away and let them be. आपसे बात करके एक मुझे मूवी भी ध्यान आई, आलिया Hmm. भट्ट की मूवी थी डियर ज़िंदगी। तो आई गेस वो मूवी उन लोगों को देखनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ से परेशान हैं और उन्हें भी देखनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ को समझते हैं कि एक बीमारी है। क्योंकि उन्हें भी जो आलिया भट्ट थी, उसको भी बहुत सारी चीज़ों को लेके रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर सबको लेके एक वो उस फ़ेज़ में चली गई थी, जहाँ वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पा Hmm. रही थी। बट व्हेन शी मेट अ साइकियाट्रिस्ट उनको भी चीज़ें समझ आने लग गई और फिर जैसे उस मूवी में दिखाया था कि वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा नेचर में काफ़ी इन्वॉल्व होने लग गई थी। तो Hmm. धीरे-धीरे आप अगर इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो डेफिनिटली आप उससे कोप अप कर पाओगे। डियर जिंदगी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि फर्स्ट शाहरुख खान है उसमें और अच्छी एंटरटेनमेंट है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन मूवीज अ लॉट, एंड आई थिंक अ गुड स्टोरी can really inspire audience to see world in a very different way. So I think Dear Zindagi is a very simple way of showing कि therapy में होता क्या है and how slow steps can give you a great epiphany about life कि अच्छा इतनी simple है life, अच्छा मैं खुश रह सकता हूँ and मैं इतना struggle ऐसे ही कर रहा हूँ। That epiphany comes through just a little work. वो एक boundary है, वो आप cross कर दोगे तो अच्छा मैं खुश भी रह सकता हूँ। People make it very normal to be sad. They make it very normal to be angry their whole life. But when you challenge yourself कि नहीं, there is something more than this waiting for me, then the doors open up.
सिमरन, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें अपनी लाइफ में क्या-क्या चीजें फॉलो करना चाहिए? आई थिंक एक पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल जीने के लिए आई थिंक सबसे बड़ा वर्ड दैट हैज़ बॉट अ डिफरेंस इन माय लाइफ इज़ बैलेंस। गिव सो एक चीज़ को अपनी लाइफ मत बनाइए, बी इट योर वर्क, बी इट योर रिलेशनशिप और बी इट योर course, the balance of everything. Make your mental health a priority as much as you make physical health your priority. जितना आप इम्पोर्टेंस अपने रिलेशनशिप को देते हैं, क्या आप अपने आप को भी देते हैं? जितना आप करियर को देते हैं, क्या अपने आप को भी देते हैं? क्या आपको पता है इस टाइम आप कैसा फ़ील कर रहे हो और इस हफ़्ते आप कैसा फ़ील कर रहे हो? तो लिटरली एवरी डे अपने आप से चेक इन करिए कि मुझे आज कैसा फ़ील हो रहा है और क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है? तो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ एज़ मच एज़ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर एरियाज़, तो एक हार्मनी और एक बैलेंस क्रिएट होता है लाइफ़ में एंड दैट इज़ अ बिग साइन। जब आप एक पीस के साथ और एक हार्मनी के साथ अपनी लाइफ़ हैंडल कर पा रहे हो, तो इट्स अ साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। जब एक ठहराव होता है आप में कि ठीक है, हर चीज़ से आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, बट आपको पता है सब इम्पोर्टेंट है, बट मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच सिमरन, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जानी, ताकि हुँ, हम मैं भी उसको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करूँ, हुँ। ताकि एक पॉज़िटिविटी मेरी लाइफ़ के अंदर भी रहे। और आई होप कि आपको भी मुझसे बात करके और कमाल ज़िंदगी के साथ जुड़ के अच्छा लगा होगा। येस, डेफिनिटली कमाल ज़िंदगी स के साथ बिल्कुल कमाल लग रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड होस्ट एंड थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।